खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। किस तरह एक छोटी सी ख्वाहिश, एक छोटा सा सपना जरिया बन सकता है जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का, इसे साबित किया है हमारी आज की मेहमान ने, जो बाड़मेर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं, लेकिन मात्र कुछ ही वर्षों में वो बन गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैशन डिजाइनर। आप कौन बनेगा करोड़पति में भी शामिल हो चुकी हैं, और यही नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी आपको इस साल मिल चुका है। नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए जानते हैं रूमा देवी की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। रूमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू जी। आपकी जिंदगी को अगर नजर डालते हैं तो वाकई लगता है एक फिल्म बन सकती है उस पर। इतनी छोटी सी उम्र की हैं आप, और इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया, वो भी सिर्फ कुछ ही वर्षों में। कभी सोचा था कि इतने बड़े लक्ष्य हासिल करूंगी मैं? नहीं, जब मैंने काम शुरू किया था तो ये नहीं पता था कि इस काम के जरिए कोई अवार्ड भी मिलता है या कोई मतलब इस काम की इतनी सराहना होती है। मैंने सिर्फ मेरे रोजगार के लिए ये काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने ये काम शुरू किया और मेरे पास में पैसे आने लगे, तो मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं जो उनके पास में रोजगार नहीं है, तो उन महिलाओं को क्यों ना साथ में जोड़ के ये काम किया जाए। रूमा जी, आप बहुत छोटे से गांव में पली बड़ी हैं, शादी भी आपके छोटे से ही गांव में हुई, तो इतने छोटे से गांव में कब ऐसी सोच आई कि कुछ अपना काम किया जाना चाहिए? देखिए, ये कहानी बहुत ही संघर्ष भरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और एक लड़की के लिए पहली शिक्षिका माँ होती है, और माँ ही नहीं है तो जिंदगी फिर क्या है। लेकिन फिर भी मैं स्कूल जाती थी। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया। बाकी मेरी जो सहेलियां थी वो घर आती, आंगन में आती, तो उनकी माँ सामने आती, उनका बैग लेती और उसको खाने के लिए बोलती कि बेटा खाना खा लो। लेकिन जब मैं घर जाती तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा आंगन सूना था, कोई नहीं था। भूख लगी है तो खाना खा लो, नहीं तो ठीक है, खाना बना के खाना, फिर घर का काम करना और स्कूल जाना। फिर 8वीं में स्कूल छूट गया और 17 साल की थी तब शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे पति सिर्फ 5वीं पढ़े थे, मैं 8वीं पढ़ी थी, तो कोई ऐसा जॉब नहीं था, खेती का काम कर रहे थे। 2 साल बाद जब मेरा पहली संतान हुई, मेरा बेटा हुआ, तो अच्छे से मैं इलाज नहीं करवा पाई और उनको मैंने खो दिया। सिर्फ 48 घंटे की ही खुशियाँ ले पाई। उसके बाद मैंने सोचा अब घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं है, और घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो और पता नहीं क्या होगा। लेकिन करे भी तो क्या करें।
फिर सोचा जो बचपन में दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखते थे इसी से कुछ करते हैं, क्योंकि कोई जॉब मिलने का तो कोई था नहीं, क्योंकि ज्यादा लेकिन पढ़े रोमा जी, लिखे नहीं आमतौर पे थे। हम गांवों में देखते हैं कि जैसा माहौल होता है लड़कियां वैसे- उसी में रम जाती हैं। कुछ अलग से कुछ कैसे क्या किया जाए, कोई उम्मीद की किरण नजर आनी बहुत जरूरी होती है। आपके लिए ये उम्मीद की किरण कहाँ से वैसे आई? मैं आपको बताऊं, बाड़मेर में गांव में इकट्ठा लोग रहते वैसे नहीं रहते हैं। दूर दूर रेत के टिब्बों के बीच में ढाणियां बनी हुई होती है, जहाँ पे 1 किलोमीटर का गैप होता है, फिर एक ढाणी आती है, ऐसे लोग रहते हैं। और वहाँ पे पानी लाते लाते ही मतलब पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि पहले पानी की बहुत समस्या थी, अभी तो काफी सुधार भी हुआ है। तो मेरे पास में भी एक बैलगाड़ी होती थी मेरे ताऊजी के पास में, तो मैं भी पानी लाने का काम करती थी। ऐसे ही बचपन गुजरा। लेकिन जब शादी के बाद में मेरी शादी हुई बाड़मेर से 60 किलोमीटर दूर मंगले की बेरी गांव में, और वहाँ से मेरे ससुर जी शिफ्ट हो गए थे बाड़मेर में एक कसी बस्ती बलदेव नगर में। वहाँ वो भी जॉब के लिए ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। लेकिन वहाँ पे खेती का काम भी ज्यादा था नहीं, और घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, क्योंकि घर का काम तो आप 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो, पूरा दिन क्या करोगे। फिर मैं कभी ऐसे नहीं बैठी थी कि सो जाए, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए, कुछ ना कुछ करती रहती थी। इसीलिए मैंने सोचा इसी से कुछ थोड़ी सी कोशिश करते हैं। किसी को विश्वास नहीं था कि ये कुछ कर पाएगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं करूंगी। तो ये कढ़ाई का काम शुरू किया, लेकिन इसका मटेरियल क्या होगा, कहाँ से लेना है, बहुत ही मतलब ऐसा था। छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके बैग बनाने शुरू किए, जो महिलाएं मायके जाती है अपने कपड़े वगैरह डाल के लेके जाएगी, तो मैंने कहा इन्हीं के लिए बनाते हैं। तो कसीदाकारी का काम तो हाथ से सुई और धागा ही चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था, वो तो हो गया। लेकिन स्टिचिंग करने के लिए सिलाई की मशीन चाहिए थी। तो अब मशीन कैसे लाई जाए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं। तो एक हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, जो आंगनवाड़ी के थ्रू बनते हैं, इनका महिला बाल विकास का। तो उस समूह की महिलाओं से मैंने बात की। हम 10 सदस्य थे टोटल समूह पर के। काम कुछ नहीं होता था तब 10 महिलाओं नहीं, में? उसमें पहले काम कुछ नहीं होता था। तो मैंने उन महिलाओं से बात की कि अपन मिलके कुछ करते हैं, क्योंकि एक गांव में महिला के लिए काम शुरू करना अकेले ये संभव बहुत नहीं मुश्किल। था, बहुत मुश्किल था। तो कुछ महिलाओं ने बोला कि ठीक है करते हैं। तो हमने 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। अब चैलेंज ये था 10 महिलाओं के लिए काम क्या लाएं। फिर हमें किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आपकी कोई हेल्प हो पाए। तो हम वहाँ गए। अभी हमारे सेक्रेटरी है विक्रम सिंह जी, उनसे मिले। हमने बोला कि हमारा समूह है और हम काम करना चाहते हैं, आप अगर हमारी कोई हेल्प करो तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में काम है, लेकिन काम करने वाली महिलाएं नहीं है, महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा हम करेंगे और आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करते हैं। क्या बात है। तो फिर हमें सैम्पलिंग दी गई और हमने इतने अच्छे से सैम्पलिंग बना के लेके गए। हमें ऑर्डर का काम दिया गया, 3 दिन का काम दिया था। हमें इतनी खुशी थी कि हमें काम मिला है। हम वापस आके लग गए थे काम पे, और सुबह ही हम पूरा काम करके वापस चले गए। उन्होंने बोला ये 3 दिन का काम था, आप कल दोपहर को लेके गए थे और आज 10 बजे लेके आ गए, किया कब? हमने कहा हमारे पास में इतनी खुशी थी, हम सोए नहीं, पूरी रात काम किया। पहला ऑर्डर था? पहला ऑर्डर था, क्योंकि इतनी खुशी हो रही थी। आज हम इतना मतलब संघर्ष कर रहे थे क्योंकि हमारे पास में काम नहीं है, और एकदम से हमारे काम मिला तो बहुत अच्छा लगा। और हमने पूरी रात बैठ के काम करके उनको लगा कि वास्तव में ये काम करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने भी ऑर्डर लाने में थोड़ा सा मतलब रोमा जी ये माने कि पहला ऑर्डर मिला और उसके बाद और ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते गए और फिर आपने अपने काम का भी विस्तार किया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये बात आगे भी बढ़ेगी, आपकी डिजाइनर कैसे बनी आप उसके बाद, लेकिन आपने न केवल अपने 10 महिलाओं के समूह को आगे बढ़ाया, बल्कि आपने आज की डेट की अगर बात करें तो कहा जाता है कि भाई 75 गांवों की 22,000 महिलाओं को साथ जोड़कर आप उनके सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं और वो आपके साथ जुड़ ही रही हैं। ये कैसे संभव हुआ? जब हमने काम शुरू किया और मेरे पास में ऑर्डर आने लगे तो मैंने सोचा अब मेरे जैसी कितनी महिलाएं होगी जो जिनके पास में रोजगार नहीं है और छोटी छोटी इच्छाओं को वो ऐसे ही मारना पड़ेगा उनको। उन महिलाओं को साथ में जोड़ते हैं, जो एकल महिला है, विधवा महिला है, उनको साथ में जोड़ते हैं।
तो फिर मैंने गांव गांव घर घर जाके उन महिलाओं को साथ में काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन घर दूर मतलब नज़दीक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो पैदल जाना पड़ता था और एक कट्टे में भर के सामान लेके जाना उनके पास में। जब उनके घर पहुंचते तो वो घर वाले बोलते कि आप क्यों आए हैं, हमारी जो महिलाएं घर का काम कर रही है वही उनके लिए बहुत है, इनको टाइम नहीं है। फिर हम उनको समझाते कि हम इनको कहीं नहीं जाना है, हम खुद इनको काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे, जो भी इनको दिन में 2-3 घंटे टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देंगे। तो महिलाओं की इच्छा थी काम करने के लिए, लेकिन वो होता है जब महिला के पास पैसे आते हैं तो वो लगता है कि हमारा कहना नहीं मानेगी या, लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सबको समझा के उन महिलाओं को साथ में जोड़ना, कुछ महिलाएं जुड़ती है, कुछ को नहीं जुड़ने देते हैं, लेकिन फिर उनके पास काम आता है तो पास वाली भी जुड़ने लगती है। लेकिन आपने रुमा जी 75 गांव जाती थी आप, यानी महिलाओं को एकत्रित करने? गांव घर घर। गांव मतलब गांव इकट्ठे लोग नहीं रहते हैं, रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियां होती है, जिसमें मतलब दिन में सोचो 5 घर ही जा पाते हैं, ऐसा ही होता था। लेकिन उसके बाद में जब हमें लगा कि ये कसीदाकारी का काम तो सबको आता है, सब करते हैं, लेकिन इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब स्किल की ट्रेनिंग देना उसको, उनको साथ में जोड़ना। तो फिर हमने कई एजेंसियों से बात की, तो एक कंसर्न इंडिया फाउंडेशन है जो हमारे साथ में जुड़ के गाँव की महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, उनके स्किल की ट्रेनिंग करवाई, डिज़ाइन की ट्रेनिंग करवाई, ऐसे करके उन महिलाओं को ट्रेंड किया और साथ में जोड़ा। उसके बीच में हमें मिला एक दिल्ली आने का मौका, जो एग्जीबिशन था। हाँ, मैं जानना चाह रही थी क्योंकि पहली बार आप बाड़मेर से बाहर आई होंगी जब दिल्ली में आप आई। हाँ, हमारा कैसा था वो अनुभव, कैसा लगा दिल्ली पहुंच कर? बहुत अच्छा। जब हम वहाँ से आ रहे थे तो वो लगा कि पता नहीं दिल्ली कैसा होगा, हम वहाँ रह पाएंगे, हमें कुछ पता चलेगा कहाँ जाना है, क्या करना है, और जो प्रोडक्ट हम बना के लेके जा रहे हैं इसकी सेल होगी क्या वहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आए हम और हमने स्टॉल लगाया, कस्टमर आए जो, उन्होंने बोला बेटा ये हाथ से बना है या मशीन से? अच्छा, इतना महीन, इतना महीन। तो हमने बोला ये सारा हाथ का काम है हमारा, और ये बाड़मेर गांव में बनता है, मतलब बाड़मेर जिले में बनता है, गांव की जो महिला हैं वो बनाती है। तो तब ताज्जुब हुआ कि बाड़मेर में 1.5-2 लाख आर्टिजन है जो ये काम करते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं था कि ये काम कहाँ का है। तब हमें बड़ा मतलब थोड़ा दुख भी हुआ कि कोई जानता नहीं है हमारे बाड़मेर को, और आज आपकी वजह से वर्ल्ड में काम जानते हैं। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप फैशन डिजाइनर बन गई। हाँ, आप रैंप वॉक भी किया, आपने गांव की महिलाओं को भी रैंप वॉक कराया। वो मौका कैसे मिला? जब ये हमारा एग्जीबिशन था और इसमें हमें 10-15 हजार की सेल हुई थी, तो हमें हिम्मत मिल गई कि अब आगे करना है। तो वापस जाके हमने ये किया कि नेक्स्ट जो एग्जीबिशन होगा उसके लिए अपन को फुल तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे अपन जो कम प्रोडक्ट लेके आए, हो सकता है अपन ज्यादा लेके आते और अपनी ज्यादा सेल होती। तो हम वापस जाके बैठ गए अगले एग्जीबिशन की तैयारी करने के लिए। फिर जब हम अगले एग्जीबिशन में आए तो हमारी 11 लाख की सेल हुई थी। अच्छा, क्या तो इससे हमें क्या बहुत ही अच्छा हौसला मिला। लेकिन अब हमें लगा कि हम सिर्फ बेड कवर, कुशन कवर, बैग्स यही बना रहे हैं, अपन को कुछ नया करना चाहिए, नवाचार करना चाहिए। नहीं तो मार्केट में जो बेड कवर खरीदते हैं वो बार बार नहीं खरीदते हैं, क्योंकि 2-3 बार खरीदेगा फिर, लेकिन जो पहनने के कपड़े हैं ये तो लोग बार बार खरीदते हैं। बिल्कुल, क्यों ना अपन इसमें जाए। एप्लिक में हमने दुपट्टे और कुर्ते बनाने शुरू किए वापस जाके। फिर सोचा क्यों ना साड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन साड़ियाँ हम पहनते नहीं थे, तो पहली बार हम जब बनाए तो उल्टा पल्लू बना दिया। फिर कस्टमरों ने देखा तो मुझे बोला कि बेटा ये तो उल्टा बना दिया आपने। फिर हमने जो कस्टमरों ने बताया वैसे हमने वापस जाके बनाया तो अच्छे से बन गई। लेकिन हमारे जो डिजाइनर गुरु है वो कस्टमर ही थे, जो उन्होंने बोला वो हम फॉलो करते गए। बहुत बढ़िया। अब हमें लगा कि एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी के कपड़े तो कभी लोगों ने पहने नहीं है, तो ऐसे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे पहने हुए कैसे लगेगा। तब हमने सोचा कि अब फैशन शो करते हैं। अब फैशन शो के नाम से भी हमें तो ऐसा लगता था कि छोटे कपड़े पहनना या यही फैशन शो होता होगा। लेकिन फिर हमने इधर उधर पता किया तो राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, जो प्रसाद बेडेपा करवाते हैं।
तो हमने जाके बोला हमें फैशन शो करना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बड़े डिजाइनरों का फैशन शो हो रहा था और साथ में आर्टिजनों का भी। तो हमने बोला हमें मौका दीजिए, हम फैशन शो करना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने बोला आप कैसे फैशन शो करोगे, लेकिन हमने बोला हमें एक मौका दीजिए। फिर उन्होंने, वहाँ से हमें मौका मिला। अब बात थी कि फैशन शो के लिए तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार करनी पड़ेगी, एक थीम बनेगी, उसके साथ फैशन शो होगा, वो हमने कैसे कर पाएंगे। फिर हमने और बड़े एनजीओ से मतलब मदद मांगी कि हमें फैशन शो करना है, आप थोड़ी हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि आप फैशन शो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो फील्ड में, वही आपके लिए बेटर है, ये आपके लेवल का काम नहीं है। अच्छा। फिर हमें लगा कि अब मदद करने वाला कोई नहीं है, हम खुद ही करते हैं। तो कुछ नेट से ढूंढा, ऐसे करके हमने प्रोडक्ट बना लिए। अब फैशन शो की बारी आ गई, रैंप पे आने की। दिल धड़क रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े डिजाइनर थे, उनके तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे। हमारे प्रोडक्ट को कोई पसंद करेगा नहीं करेगा कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारे लोग खड़े होके तालियां बजा रहे थे। इतना अच्छा लगा, इतना और अच्छा वो लगा। पहला रैंप वॉक था, जिसके हाँ। बाद वहां से रूमा जी आगे बढ़ी और इस बार साल 2019 के लिए उन्हें डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसके लिए अब उनको पेरिस भी लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद रूमा देवी के जीवन के सफर की यात्रा जारी रहेगी। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है बाड़मेर के एक छोटे से गांव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैशन डिजाइनर रूमा देवी। रूमा जी, आपने बताया कि किस तरीके से पहली बार आपने फैशन वीक में हिस्सा लिया, लेकिन ये सफर तो उसके बाद विदेशों तक जा पहुंचा। किस तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया, बदलाव किया, अपने डिजाइन्स को डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदला? ये नया नया बदलाव किस तरह आपने इसको आत्मसात किया? यही जब हम बाड़मेर से बाहर गए तो सारी चीजें देखी, कैसे लोग पसंद करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, यही देख देख के हमने सीखा। और हमने यही नहीं कि डिजाइन चेंज किया या कॉस्ट्यूम चेंज किया, हमने फैब्रिक भी चेंज किया पूरे इंडिया से। जैसे टसर सिल्क है, संदेरी सिल्क है, मंगलगिरी है, ऐसे अलग अलग फैब्रिक लेके उनके साथ में गारमेंट्स बनाना तो शुरू आइडियाज किया। कहाँ से आते रहे? यही सारा देख के, क्योंकि जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो हर कोने से लोग आते हैं, किसी के पास फैब्रिक होता है, किसी के पास मटेरियल कुछ होता है, तो उस सबको मिला के अपन को क्या बनाना है आगे, ये हम अपने दिमाग से ही करते थे। अच्छा। और इसी के बीच में हमने सोचा अब हम इंडिया में तो काफी जगह कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर कैसे लाया जाए, ये सोच ही रहे थे। तभी हमारे पास में एक मेल आया। जर्मनी में हेम टेक्सटाइल करके एक फेयर होता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर होता है। वहाँ से मेल आया कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है, जो यहाँ पे हेम टेक्सटाइल में हम इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा। हमें इतनी खुशी हुई कि हमें जर्मनी में सीधा फिर जर्मनी, फिर सिंगापुर, श्रीलंका, जहाँ जगह जगह घूमे हैं। ये बताइए कि हम इतने आपके आगे बढ़ने के सफर की बात करें, और ये सफर बहुत जल्दी तय कर लिया आपने। 2008-9 के करीब में कुछ, जहाँ तक ध्यान है कि आप यही साल थे जब आपने सोचा कि हम समूह बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2019 10 साल हो गए हैं। कहाँ तक आपके परिवार वालों ने आपका साथ दिया, या यूं कहूं कि शुरुआत में जो विरोध था वो किस तरीके का था? वैसे एक महिला को घर से बाहर निकल के काम करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पहले घर वालों का, फिर पड़ोस वालों का, लेकिन जब सक्षम हो जाते हैं तो सब साथ में हो जाते हैं। तो शुरू में आपके ससुराल वाले क्या बोलते थे जब आपने सोचा होगा कि मैं काम करूंगी? क्या प्रतिक्रिया? उनको लगा था कि ये क्या काम कर पाएंगे, विश्वास नहीं था किसी को कि ये भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन हमने एक विश्वास दिलाया तो अब सब साथ में है। मतलब ज्यादा अभी विरोध नहीं है, लेकिन शुरू में तो बहुत कहते थे कि आप बाहर जा रही हो, ऐसे कर रही हो, पता नहीं आप कहाँ जाते हो। लेकिन हमने बोला आप विश्वास रखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो
सबके भले के लिए कर रहे हैं, पूरे बाड़मेर के लिए कर रहे हैं। तो आज जब काम में सक्षम हुए हैं तो सारे साथ दे रहे हैं और सबको अच्छा लग रहा है कि हमारे बाड़मेर का नाम हुआ है, राजस्थान का नाम हुआ है, इंडिया का नाम हुआ है। मतलब सही बात है, सबके गौरव की कहते जो हैं ना। कला है, जो कला खत्म हो रही थी, उस कला को पुनः जीवित कर दिया ये है। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि एक कला जो खत्म होने की कगार पर थी, उसको आप वापस ले आई हैं और उसको आधुनिक डिजाइन्स के साथ भी आप जोड़ रही हैं। लेकिन जिन महिलाओं के साथ आप जुड़ के काम करती हैं रूमा जी, उन महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्योंकि किसी भी महिला के हाथ में जब अपनी कमाई का एक भी रुपया आता है तो वो एक एहसास बहुत सुखद होता है। जब तक महिला के पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो वो एक घर का काम करने तक ही सीमित रहती है। कोई भी काम होता है, डिसीजन लेना होता है, तो उनसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब उनके पास में खुद का मतलब पैसों का पावर होता है तो सब उनसे पूछते हैं। ये एक मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि पहले ऐसा कोई नहीं पूछते थे कि भाई आज ये काम करना है, अपन को कैसे करना है, इसमें इतने पैसे खर्च होंगे। लेकिन आज तो हर कोई पूछता है। तो वो महिलाएं भी आपको बताती होंगी कि किस तरह उनका जीवन बदल रहा है। जब वो महिलाएं काम करती है और उनके हाथ में पैसे जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए करना चाहेगी, अपनी बेटी के पढ़ाई में खर्च करना चाहेगी, फिर वो कुछ अपने जरूरतमंद के सामान लेके आएगी। तो मतलब एक उनको भी हिम्मत रहती है कि मेरे पास में पैसे है। तो यानी ये कह सकते हैं कि 22,000 महिलाएं नहीं, 22,000 परिवारों को सशक्त कर रही हैं आप। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है, पेरिस जाएंगी आप, कौन बनेगा करोड़पति में भी आप शामिल हुई। चलिए उसी की बात करें। पहले बताइए वो कैसा लगा जब महानायक अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठी थी? कितना वहां पे कमाया आपने केबीसी में, जो बाद में एनजीओ को दिया गया? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जब केबीसी से मेरे पास में कॉल आया तो उन्होंने बताया कि हम केबीसी से बोल रहे हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में। मैंने कहा मतलब एक ऐसा लगा कि फेक कॉल हो सकता है क्योंकि हमें वहाँ कौन बुलाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट डे और कॉल आया कि हम वहीं से बोल रहे हैं और आपको हमारा करमवीर एपिसोड होता है, उसमें सम्मानित करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। फिर हमारे शूटिंग हुई वहाँ बाड़मेर में 3-4 दिन की, फिर वहाँ बुलाया तो अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठ के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से सहजता से बात करते हैं वो। इतना मतलब पहले डर लग रहा था कि पता नहीं उनके सामने बैठ के बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो जब उन्होंने बात शुरू की तो ऐसा लग रहा है कि ये घर के लोग ही बैठे हैं। मतलब इतने सहजता से वो बात करते हैं, आगे वाले को इतना मतलब आदर भाव देते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। अब आप ट्राइफेड की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई हैं। किस तरीके से ये जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह इनकी जिंदगी बदल रही है? अब आपका अपना अनुभव क्या कहते हैं, क्योंकि आप सब इनके साथ काम भी कर रही हैं आप। जी, ये ट्राइफेड के साथ में हम मिलके आदिवासी जो आर्टिजन होते हैं उनके लिए काम करते हैं। इंडिया के पूरे हर कोने से आदिवासी हैं, उनको साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पिछड़े लोग हैं। तो उनके जो खास तौर पे मैं महिलाओं के सपोर्ट करती हूँ और वो महिलाओं की जो कारीगरी है उनको पहचान दिलाने के लिए हम फैशन शो भी करवाते हैं उनका, और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको मतलब बताते हैं कि आप इस तरह से बनाइए, उनको आगे मोटिवेट करते रहते हैं। तो वो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में आके वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, सबकी जिंदगी बदल रही है। लेकिन जो महिलाएं आपको देख रही हैं इस वक्त रूमा जी, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी, खासतौर पर गाँव की वो महिलाएं जो आज भी कुछ तमन्ना कुछ सपने रखती हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि उनको साकार करने के लिए आपकी तरह हिम्मत दिखाएं और आगे बढ़ें? यही है, क्योंकि सबसे पहले हिम्मत महिला को ही उठानी होगी अपने खुद के लिए, तो उनको ही आगे आवाज उठानी होगी। नहीं तो कोई आके ऐसे नहीं बोलेगा कि आप घर में क्यों बैठे हैं, आप काम करिए। लेकिन वो खुद बाहर आके कुछ काम करना शुरू करेगी तो सब साथ में आके उनकी हेल्प करेंगे। तो महिलाओं को मतलब खुद को आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद ही आवाज उठानी होगी। अब मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं महिला को सम्मान दें, सपोर्ट करें, अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। हम सबके पास कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, और खुद पर विश्वास है तो अड़े रहें और खड़े रहें।
जैसा आप अड़ी भी हैं और खड़े भी हैं और इसीलिए लगातार आगे भी बढ़ी हैं। अब पेरिस के लिए तैयारी पूरी है आपकी, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े डिजाइनर्स आते हैं। हाँ, वो डिजाइनिंग की स्टडी के लिए ही वहाँ जाते हैं और इसीलिए ही ये पेरिस का टूर मिला है। तो मैं मेरी आर्टिजनों को साथ में लेके वहाँ पेरिस में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रूमा जी। और जिस तरीके से आप अपनी परंपराओं को सहेजते समेटते हुए उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, वाकई सलाम करने लायक काम कर रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया रूमा जी हमारे साथ बात करने के लिए। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने यहाँ बुलाया और महिलाओं के सामने ये बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रूमा देवी, जो आज सबके लिए एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रही हैं कि महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो हासिल भी कर सकती हैं। आज तेजस्विनी में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।